अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन फैसला आया और इसके साथ साथ अज़रबैजान के जो सदर हैं उन्होंने दौरा पाकिस्तान किया है और 15 माहदों पर दस्तखत हुए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों के हवाले से एक अहम तरीन फैसला किया है। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब सईद चौधरी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब इमदाद सुमरू साहब। खालिद फरूकी साहब, पहले बात कर लेते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? यानी ये फैसला जो है इसके सियासी असरात क्या होंगे? जाहिर है कि सियासी असरात तो भाट साहब बहुत ही गहरे हैं और इस फैसले का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था। कई समातें इसकी हुई और इसमें यह था कि मुख्तलिफ आरा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैं ज़ाती तौर पर कुछ कहना नहीं चाहता, कोई और भी शायद ना कहना चाहे। कहना तो वही लोग चाहेंगे जो मुतासरा फरीक हैं। जी जी, मुतासरा फरीक कौन है? मुतासरा फरीक हुकूमती अरकान है, मुतासरा फरीक हुकूमती पार्टियां हैं, मुतासरा फरीक जो पीटीआई है वो है जिसको फ़ायदा हुआ है इसका, सुन्नी तहरीक है जो बेचारी 3 में न 13 में कहीं भी उसको किसी गिनती में नहीं थी, गई वो थी रिलीफ लेने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कोई रिलीफ लेने के लिए कोई गया था, मिल किसी को गया। तो ये ऐसा माजी में भी होता रहा है कि कभी कभी ऐसा हुआ कि जो डिक्टेटर थे हमारे, उनके अदवार में बाज़ औक़ात आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ ने भी वो कुछ नहीं मांगा था जो परवेज़ मुशर्रफ को मिल गया था और जुडिशरी से ही मिला था। जी जी। अब ये जो फैसला आया है इसके बारे में देखिए, इसकी एक तो पहली बात तो यह है कि इसके तफसीली फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात यह है कि इसने ऐवान में तनासब बदल दिया है। तीसरी बात यह है कि इसमें 2/3 अक्सरियत किसी की नहीं रही। नहीं सर, तनासब तो मैं ख्याल नहीं बदला, हुकूमत के पास अब भी 209 अरकान मौजूद। मैं तनासब की बात की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो उसमें अच्छा ठीक है। फर्क उसमें आ गया ना कि जितनी सीटें किसी पार्टी के पास थी उन सीटों में फर्क आ जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे जो पीटीआई है इसके पास 84 सीट्स थी, अब कहा यह जा रहा है कि 107 हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के पास 106 सीटें थी और ये सीटें मखसूस सीटें मिला के उसकी सीटें बढ़ गई, लेकिन वो इतनी हैं जहाँ पे उसकी हुकूमत मुतासर नहीं होती। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें हैं, फिर एमकेएम की सीटें हैं, फिर बाकी इत्तेहादी जो हैं उनकी अपनी अपनी सीटें हैं। सो ये सारा कुछ है, लेकिन ये जो चीज़ है कि जो 2/3 अक्सरियत वाली बात थी वो नहीं रही। अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस चीज़ से हट के कुछ बाकी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं कि मिसाल के तौर पे क्या ये फैसला जो है ये सबके लिए काबिल कबूल है? मैं ये भी समझता हूं कि जब फुल कोर्ट बैठता है तो उस फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद बहुत कम होती है। बिल्कुल ठीक बात। सभी मान लेते हैं जी जाहिर। इबहाम कोई नहीं होता, इबहाम खत्म करने के लिए ही सारा कुछ होता है। अच्छा, अब ये जो केस चला, जितने दिन तक चला और जो इसका फैसला आया, वो केस जिस तरह से चला, वैसे तालिब इल्म जब हम देखते हैं तो वो केस की सिमत कुछ और थी, डायरेक्शन कुछ और थी, चली कहीं और गई। एक बात पे आके नुक्ता जो है जिसपे सब आके जिसपे ज्यादा बहस होती रही वो ये चली गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला था जो इंतखाबी निशान के हवाले से था उसकी इलेक्शन कमीशन ने तशरीह कैसे की? इलेक्शन कमीशन की तशरीह अगर गलत है तो क्या उसके नतीजे में आइन रीराइट किया जा सकता है? क्या रूल्स जो है उसको डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि सारा स्ट्रक्चर ही तब्दील हो जाए? सो मुझे यूं नजर आता है जैसे वजीर कानून ने कहा कि ये फैसला सियासी है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि नजरसानी की जा सकती है, पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की वजीर इतलात है पंजाब की, उन्होंने कहा कि लाडला सारा कुछ चल रहा है, ये कुछ होता रहा। ये चीजें जो है ना ये फुल कोर्ट के फैसले के बाद नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, जहां टेक्निकल मिस्टेक हुई इलेक्शन कमीशन की, वहां उस टेक्निकल मिस्टेक को देखा जाता, ये देखा जाता कि जनाब ये सीटें जो हैं इन पे जो इंतखाब हुआ है ये इंतखाब असर नौ होना चाहिए। किसी पार्टी को सीटें जिस पार्टी के अरकान ने कोई प्ली ली नहीं, मैं वैसे ही आपसे
पूछता हूँ, सईद चौधरी बैठे, सारे हम दोस्त बैठे हुए हैं, ये बात हो सकती है ना कि एक पार्टी गई नहीं है अपनी सीटों के लिए, उसके अरकान जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, उन्होंने कहीं कोई जवाब ऐसा नहीं दिया, उनको सीटें ये कैसे गई? अब ये विजडम है, कोर्ट की अपनी विजडम है जिसका उन्होंने इजहार किया और खुल के इजहार किया, और उस विजडम के तहत उन्होंने ये फैसला दे दिया। अब इस फैसले को सिवाय इस बात के कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मनोन इसको तस्लीम कर लिया जाए, या फिर इस पर नजरसानी की अपील की जाए। अच्छा, या फिर तीसरी सूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार किया जाए। फिर अगली एक और बात आ जाती है कि क्या ये आज़ाद अरकान जो हैं, जितने आज़ाद अरकान हैं, ये सारे के सारे इस पीटीआई में जाना पसंद करते हैं कि नहीं करते? हो सकता है कि वहाँ कुछ आज़ाद अरकान ना जाए, किसी दूसरी पार्टी में चले जाए। आज़ाद अरकान पर ये तो कोई किसी ने तलवार नहीं रखी ना, उनको ये ऑर्डर तो किसी ने नहीं दिया कि आपने पीटीआई में ही जाना है। सो बहुत सारी चीज़ें अभी तक गैर वाज़े हैं, वाज़े करने की कोशिश की जानी चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी। जिस तरह इस फैसले के ज़रिए एक कानूनी बहरान को, आइनी बहरान को दूर किया गया, इसी तरह से इसको इस तरह से दूर किया जाना चाहिए कि क्या ये सारे अरकान जो हैं पीटीआई में जाना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस फैसले को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि ये सियासी फैसला है, वो कहते हैं कि जो तशरीह की गई है ऐसी तशरीह माजी में कभी हुई नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई दलील होगी, कोई वजन होगा। मैं उससे इत्तेफाक करूं या ना करूं, लेकिन जाहिर है वो हुकूमती पार्टी है, उसका मौक़िफ़ है। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अदलिया के फैसलों के ऊपर मुस्बत राय दी जा सकती है। अच्छा सईद साहब, ये फरमाइएगा, जैसे खालिद फरूकी साहब ने कहा कि इस फैसले को जो के खिलाफ या इस फैसले के हवाले से अपील या नजर सानी जो है वो दरख्वास्त फाइल की जा सकती है। ये बिल्कुल, इसमें पहले तो वो जो आपका पहले सवाल था ना फरूकी साहब का, फरूक साहब ने किसी हद तक जवाब भी दिया है कि सियासी वो रेशो बदल गई है या तादाद बदल गई। एक तो ये कि इनकी 21-22 नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में मिली थी, वो अब मिल जाएंगी पीटीआई को। ठीक है ना, उससे पहले माइनस हो गई। नहीं, वो मुअत्तल है, मुअत्तल है। वो मैं अर्ज कर देता हूँ, वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उनको सर वो माइनस होने के बाद 209 है ना। नहीं यार, उनको छोड़ देना, 209 वाली बात छोड़ देना, पीछे थोड़ा चले जाए ना। वो उन्होंने हलफ भी उठा लिया, जो याहिया अफरीदी साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट दिया, उन्होंने यही बात की है कि उन लोगों ने हलफ भी उठा लिया है, वो हमारे सामने नहीं है, तो हम इन नशिस्तों का फैसला कैसे कर दें। उन्होंने जो डिसमिस किया है, बहरहाल वो 2/3 अक्सरियत जो थी, जो आइन में तरमीम के लिए ज़रूरी थी, वो अब निकल गई है। वो नोटिफिकेशन जो थे, जो इलेक्शन कमीशन ने किए थे और जिसकी बुनियाद पर हलफ हुए थे, वो जो अक्सरियती फैसला है उसने उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिए, वो कल खत्म हो गए। एक तो फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद है कौमी असम्बली में 2 अक्सरियत, और पंजाब में तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंध में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में 27 सीटें थी, वो चले भी जाए ना उधर दूसरी तरफ, फिर भी इनकी अक्सरियत बहुत वाज़ेह अक्सरियत है पंजाब में, नून लीग की और उनके इत्तेहादियों की। और एक फ़र्क पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि वहाँ 19 नशिस्तें हैं जनरल अपोजिशन के पास, और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि जो हाउस है उसके लिए उसको कॉल करने के लिए रिक्विजिशन ही दे सके। ये अगर उनको ये 24-25 नशिस्तें मिल जाती, जैसे कि वो नोटिफिकेशन हुआ था, वो मिल जाती, तो फिर वहाँ वो कम से कम इस पोजीशन में जरूर होते कि वो मजबूत अपोजिशन के तौर पे वो काम कर सकते। और दूसरा जो आपने बुनियादी सवाल किया था, जो मुझ तक पहुंचा आपका सवाल, तो वो ये है कि जनाब, ये मैं मेरे ज़हन से निकल गया वो क्या सवाल। मैं ये बात कर रहा था कि आप क्या नजरसानी के ऊपर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इसमें नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है, और नजरसानी का जो स्कोप है ना वो बहुत थोड़ा होता है फुल कोर्ट के सामने, बिल्कुल फुल कोर्ट के सामने बिलखसूस, और ख़ास तौर पर ये जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है, और ज़ाहिर उन्होंने बहुत सोच समझ के साथ अपनी अदालती विजडम के साथ ये फैसला दिया है। अक्सरियती फैसले की मैं बात कर रहा हूँ, अक़लियत वाले जो उन्होंने अपनी विजडम के मुताबिक फैसला दिया है, इस पर तनकीद जो है वो अलग तौर पे हो रही है, और जो निकात उठाए जा सकते हैं
उसमें जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसमें वही निकात उठाए जा सकते हैं जो बयान किए जा रहे हैं वजारत कानून की तरफ से, वज़ीर कानून की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हुकूमती अरकान जो बात कर रहे हैं वही निकात हैं कि जनाब इसमें PTI जो है ये फ्रीक नहीं थी। तो फिर PTI को यानी जो बंदा मांगने नहीं आया, मांगने तो आए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, जी जी, उनकी बजाय आपने जो नशिस्तें हैं वो PTI को दे दी। वो जो जजमेंट है ना अगर उसमें देखो उसमें बार बार एक फिक्रा इस्तेमाल किया गया है मखसूस हालात में, जी जी, यानी वो 185 तक महदूद नहीं रहे। 185 यानी अपील जो होती है इनका आर्टिकल 185 की बात कर रहे हैं। जी कि जनाब अपील उसका जो अपील है वो वही देखना होता है उन्होंने कि जो लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो उसने जो फैसला दिया उसमें क्या कानूनी सुकम है, अगर है तो उसको उन्होंने उसका फैसला करना होता है जनाब ये नहीं होना चाहिए, ये कलअदम कर दें। अगर नहीं कोई सुकम तो ओके ठीक है। इन्होंने वो चल गए 187 पे, यानी कि मुकम्मल इंसाफ देने का एक जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी 185 से ये निकल गए और इन्होंने यही अपनी जजमेंट में लिखा है कि मखसूस हालात में उनका यही बनता था जो हम दे रहे हैं। वो एक बात तो ये, और दूसरी जो बात ये है कि ये जो उन्होंने हदायत की है इससे एक PTI को एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो पहुंचने वाला है। वो फ़ायदा क्या है कि इनके जो इलेक्शन है PTI के वो अभी तक तस्लीम नहीं किए इलेक्शन कमीशन ने। जी जी, आखिरी जो सर्टिफिकेट दिया था वो भी अभी तक पेंडिंग है, उसका फैसला वो उन्होंने कबूल नहीं किए हुए। इसीलिए अब भी जो मामला चल रहे हैं ये लोग जो है PTI के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इसीलिए लोग जा रहे थे। तो उसमें ये अदालत ने ये कहा है कि जो लोग हैं 39 लोग जिन्होंने ये कहा है अपना डिक्लेरेशन दिया था कि हम PTI के हैं, उनको तो PTI के मान लिया जाए। इसमें भी आगे जाके हम पैदा एक एक हल्के में 2-2 3-3 लोगों ने ये जाहिर किया हुआ है जनाब हम PTI के थे। जो शिकस्त खा गए हैं PTI के और जो जीत गए हैं उनको भी देख फटा पड़ेगा ना। जी जी, ठीक है ना कि वो जिन्हें ये तो PTI के था ही नहीं, अब कह रहे हैं मैं PTI में जा रहा हूँ। बहरहाल एक आज़ाद उम्मीदवार जो जा सकते, उनको आज़ाद नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वो उनके हैं। एक दूसरी बात ये है कि जो 41 दूसरे हैं जिन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है और ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि वो PTI के ही हैं, वो 15 दिन के अंदर अंदर एक अपना डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर कि जब हम PTI के हैं डिक्लेरेशन उस 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करेगा PTI को और PTI 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देगी कि जनाब हाँ ये हमारे ही हैं। और दूसरा 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों की लिस्टें देनी है। अब मसला ये है कि PTI ये करना होता है सदर ने, पार्टी का जो सरबराह होता है, चेयरमैन कह लें जो सदर कह लें, जो भी नाम दिया उसको, उसने ये सर्टिफिकेट जारी करना होता है। बिल्कुल ठीक और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक PTI का कोई इस वक्त सदर चेयरमैन मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने जो इनके इलेक्शन थे सर्टिफिकेट जमा हो गया हुआ इलेक्शन का, लेकिन उन्होंने उनको दुरुस्त अभी तक नहीं माना। तो इस सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक रास्ता जो है खुला रखा है कि अगर कोई अबहाम होता है या कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास भी ये इख्तियार है कि वो हमारे पास आए दोबारा दरख्वास्त की शक्ल में, और PTI के पास भी ये इख्तियार है कि वो हमारे पास आए। और इस सूरत में जब वहाँ वो जाएंगे कि जनाब ये तो हम तो इसको जमात ही नहीं मानते, इसका तो इलेक्शन ही ठीक नहीं है, तो हम ये सर्टिफिकेट कौन देगा और सर्टिफिकेट कैसे माना जाएगा। तो मुझे लगता है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो इनकी पार्टी के इलेक्शन वाला मामला है जी जी, उसके ऊपर भी जो है एक नई बहस शुरू एक नई बहस शुरू हो जाएगी, एक नया फैसला आ सकता है क्योंकि उन्होंने तो कह दिया जनाब ये PTI है। अब वो कहेंगे वही PTI, यानी ये कहा जा सकता है कि जब PTI वाले ज़ाहिर यही जाके कहेंगे जनाब हम वही PTI हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया। सेठी साहब ये तो आप इसके एक लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं इंदाज सबरू साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 41 अरकान जो हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है वो PTI को ज्वाइन करें या आज़ाद रहें, जैसे जैसे खालिद फरूकी साहब कह रहे हैं कि वो उन पर ये कदगन शायद नहीं है कि वो PTI को ज्वाइन करेंगे या वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें या वो आज़ाद ही रहें। तो ये 41 अरकान फिर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं इख्तियार कर गए इस वक्त? देखिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर क्योंकि देखें इस वक्त कौमी असम्बली में अगर फिक्र को देखें 209 हैं टोटल शायद हुकूमती इत्तेहाद जो है,
तो 2/3 के लिए मेरा ख्याल सिर्फ उनको मजीद कोई 20 अरकान की शायद जरूरत है। हाँ, ऐसा ही 228 चाहिए 228 चाहिए, तो 19 अरकान की जरूरत बनती है। तो ये तो बड़ी अहमियत के हामिल हो गई 41 अरकान। देखिए अब ये देखते हैं कि जोड़ तोड़ इस पर होती है नहीं होती, हुकूमत एफर्ट करती है नहीं करती इन लोगों को अपने साथ बुलाने के लिए। लेकिन जो असल चीज़ है ना भट्ट साहब, एक तो इन लोगों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन जो पिटिशन जो अपील कुनिंदा थे, जो अपील लेकर गए थे, वो तो इस फैसले के जरिए दफन हो गए। सुनीताद कौंसिल का वजूद वो ख़त्म हो गया। गए तो वो मांगने थे ना। अब ये उन्होंने कहा नहीं, तहरीक इंसाफ जज साहबान ने जो फैसला दिया है कि ये पीटीआई थी और पीटीआई है। एक चीज़ जो मेरा सवाल है वो ये कि ये तस्लीम किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान यानी इंतखाबी निशान लेकर या इंतखाबी निशान की महरूमी वजह नहीं बन सकती इंतखाबात से रोकने से। ये बड़ा सवाल है मेरी नज़र में कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर निशान नहीं है तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बेसिकली हुआ ये है जो जज साहबान ने अपना विजडम इस्तेमाल देखिए ये मेरा ख्याल कन्फ्यूजन जो है ये उस वक्त क्लियर हो जाएगी जिस वक्त तफसीली फैसला आएगा। वो सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी उसमें जो पंजाब के लिए सेनेट का इलेक्शन है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा फिर। नहीं, वो उन्होंने मेरे ख्याल वो कह दिया वो क्लोज चैप्टर है सारे, वो सारे खत्म हो गए, इलेक्शन हो गए, वो ठीक है। सिर्फ केपी में जो केपी सेनेट में का होने इलेक्शन है ना, वो वहाँ भी पर तो होने, वहाँ पर तो होने वहाँ पर तो होने वहाँ के लिए रहेगा, वहाँ के लिए रहेगा। बाकी जो है वो पास्ट एंड क्लोज चैप्टर जिसको कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो फैसला है ये इसके पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे तो ज़ाहिर बहुत गहरे असरात पड़ने जा रहे हैं ना। इसकी वजह से वो अब मुमकिनात में से अब तहरीक इंसाफ के माइंडसेट को सोचें कि वो इस पूरे के पूरे इलेक्शन के अमल के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, या फिर वो क्या करेंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पिटीशन तो उनकी पहले पड़ी हुई हैं कि जी आपने तो कह दिया कि हम इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। तो इसमें एक और गैर यकीनी की कैफियत या सूरत हाल जो तहरीक इंसाफ को पैदा करने का एक मौका मिला है। तो वो उस तरफ जो पॉलिटिकल आप कह रहे हैं ना, ये 41 लोगों से हटके इस पूरे सिस्टम को जो है वो पीटीआई मशकूक बनाने और डामाडोल करने की कोशिश कर सकती है, और वो उस तरफ जाएगी जो कि उनको एक बड़ा मौका फराहम। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा भी जनाब ये कानूनी जंग हमने जीत ली है, सियासी जंग भी शुरू होगी। नहीं, सियासी जंग से वो नहीं लड़ेंगे ना। उनकी जंग तहरीक कानून के दायरे के अंदर नहीं होती। देखिए सियासी जंग जब शुरू होगी तो वो सियासत जो है सिर्फ पीटीआई ने तो नहीं करनी ना, बाकी भी तो सियासी जमातें ही हैं ना, तो वो फिर अपनी वो भी सियासत करेंगे। हम कर रहे हैं उनके इंतशारी ज़हन की, इमदाद साहब उनके इंतशारी ज़हन की बात कर रहे हैं। ये मामला दोबारा ही अदालत में लेके जाएंगे कि जी आपने फैसला दिया है, अभी इलेक्शन ये वो सारा, तो वो उस तरफ भी बढ़ेंगे मुल्क को एक और गैर यकीनी की कैफियत में। 2014 की जो सूरत हाल थी जी जी, देखिए तब भी तो धरना, लॉकडाउन। आपका मतलब ये है कि जो पीटीआई है वो चूंकि एक इंतशारी जहन के साथ आगे बढ़ रही है तो मजीद इंतशार पैदा होगा। अच्छा सर, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त एक ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर आगे मजीद बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि पीटीआई ने जिस किस्म के आज ऐलानात किए हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू की है कि अब सियासत हम शुरू करेंगे, अब सियासी मैदान में हम आगे जाएंगे, उससे यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे शुरका हैं उनका ये ख्याल है कि वो इंतशारी सियासत की तरफ जाएंगे। खालिद फरूकी साहब, आप इस ज़िम्मन में कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मसला ये है कि जो पीटीआई का तर्ज सियासत रहा है ना, हमें जाहिर है कि एक बड़ी पार्टी है, हमें उससे इख्तलाफ तो इस हद तक है कि आप मुल्क में वो सियासत करें जिसके नतीजे में मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसे बेहतरी सियासी आए। कहा जाए, जमहूरी कहा जाए, बहरानों से और बच सियासी के इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम जिसके ताकि नतीजे में आए। पाकिस्तान में माशी लेकिन इस्तेहकाम मुझे आ सके। मुझे मुझे यूँ लगता है पहली बात तो ये देखिए ना, एक कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी अपना रोल प्ले किया। उन्होंने क्लियर अपने आप को किया ही नहीं। कभी वो नजरियाती नाम से एक पार्टी में गए, कभी सुन्नी तहरीक में चले गए, कभी पीटीआई में चले गए, कभी किसी पार्टी में चले गए। ये तो एक रेस्क्यू हो गए हैं वो। जिस तरह से अभी सईद चौधरी बात कर रहे थे कि 187 की, देखिए मैं समझता हूं कि पॉपुलर जस्टिस बहुत अच्छी बात होती है, बाज़-औक़ात अवाम की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी इसमें होती है। अच्छा, इससे फ़ायदा इस वक्त उठाना, बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना पीटीआई का काम है। लेकिन अगर पीटीआई, आपको याद होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने एक मौके पर पीटीआई से यह भी कहा कि आप असेंबली में क्यों नहीं जाते,
जी जी। अब अगर इस फैसले के बाद भी पीटीआई पार्लियामेंट को तस्लीम ना करे, उसकी हैसियत को तस्लीम ना करे, और एक इंतशारी सियासत और एक ऐसी सियासत जिसमें एहतजाज हो, जिसमें सिस्टम को ना चलने देना हो, ये अगर काम किया जाए, आप ये अगर काम करें कि जनाब मुझे अमेरिकी कांग्रेस की कितनी सपोर्ट हासिल होती है, मैं फलां आईएमएफ को लेटर लिखे क्या क्या खराबी पैदा कर सकता हूं, मैं ये काम करके मैं ये क्या रुकावट पैदा कर सकता हूं, तो फिर मेरा ख्याल है इसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जो फैसला आया, इस फैसले पे तनकीद करना हुकूमती वो तर्जमान जिन लोगों ने इस पे बाकायदा राय का इजहार करना है उनका काम है। हम इस फैसले पे बैसियत जर्नलिस्ट तो मैं तो ये कहूँगा कि जो चीज़ें आइन में जिस तरह से दर्ज है, और ये मैंने कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग हुई, 9 तकरीबन समातें इसकी हुई, इसमें जितनी प्रोसीडिंग देखी उस सब में सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्या हमने आइन के मुताबिक चलना है या आइन से हट के कोई पॉपुलर डिसीजन देना है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस की ये राय बहुत ही वाज़े, क्लियर, इबहाम के बगैर और इसमें बड़ी विजडम और बड़ी क्लैरिटी और बड़ा वजन था कि आइन के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अगर आप आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा। अब ये जो फैसला हुआ, जैसे हम सब कह रहे हैं कि इसका वेट किया जाए कि इसका तफसीली फैसला जी जी, क्या आता है। तफसीली फैसला अच्छा, आने से लेकिन मुझे यूं लगता है कि फैसला जो भी आएगा उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये होगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से इस पार्लियामेंट को चलने ना दें, जो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से हुकूमत को चलने ना दें, वो अपना काम करते रहेंगे। और मुझे इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तक इस वक्त भी जो सियासत हो रही है, जो लोग सामने लाए जा रहे हैं, उनमें से उन सारे लोगों की हौसला शिकनी की जा रही है जो कि सिस्टम को चलने देना चाहते हैं। आपको याद है कि मुल्तान से, मुझे उनका नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, डोगर साहब, आमर डोगर साहब, जिस दिन पार्लियामेंट का पहले दिन इजलास हुआ उन्होंने मुबारकबाद दी थी। मुझे उसके बाद वो नजर ही नहीं कहीं नहीं आए कि जनाब ये कहाँ गए, ये कौन आदमी आ गया। नहीं, वो किसी कभी-कभी पीछे खड़े होते हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। सो जब तक देखिए पाकिस्तान के मामलात को, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा कंसर्न बहैसियत पाकिस्तानी क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है उनमें सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जी बिल्कुल, मुआशी बहरान ने हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको छीन लिया है। उस पे वो कभी कोई इदारा आ जाता है, कभी कोई मुल्क आ जाता है, वो कभी हम पे कोई पाबंदी लगाता है, कभी कोई पाबंदी लगाता है, कभी कोई हम पे कोई इल्ज़ाम दे देता है, कभी कोई इल्ज़ाम दे देता है। इस सब से बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेक होल्डर के तौर पे काम करना है। हाँ, अगर इस मौके पर अब जो इस वक्त पीटीआई को एक सपोर्ट मिली है, अगर वो इससे फ़ायदा नहीं उठाती तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान के अवाम इस पार्टी की हकीकत को भी मज़ीद जान जाएंगे। चाहिए इस वक्त ये जो इस वक्त बुनियादी चीज़ है, देखिए ना, अब एक चीज़ बड़ी इसी फैसले में गोल हो गई, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली जो थी। ठीक है बात कि ये चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन को अज खुद इन लोगों को आज़ाद करार नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ गए? अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते जो कि बाकी पार्टियों ने करवाए हुए हैं, तो इसका मतलब है फिर इसको समझा जाए, जैसे सईद चौधरी भी बात कर रहे थे कि फैसला कौन करेगा। तो ये चीज़ें हैं मेरे अपने ख्याल के मुताबिक। अब इस वक्त सबसे पहले काम पार्टी को अपने अंदर जो खामियां हैं इनको दूर करना है। ये जो एक आदमी की हुक्मरानी है ना एक किसी पार्टी के अंदर, ये जो आमरीत है, और उस आमरीत के जोर पे आप पार्टी चलाते हैं, आप पार्टी का कोई डिसिप्लिन नहीं बनने देना चाहते, आप पार्टी का कोई आइन नहीं चलने देना चाहते, आप पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं आने देना चाहते। सो ये सारा कुछ बहुत नुकसानदेह है। अगर इस टाइम पीटीआई ने ये अकल ना की, ये होश ना की, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आप कोई ज़्यादा सुकून वाला माहौल नहीं देखेंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त, आप देखें ना, आप ज़रा कुछ चीज़ों को देखें कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी मुआशी बहरान से किस तरह निकला। हमने IMF से कितने कामयाब मुज़ाकरात किए, हमने दूसरे मुल्कों के साथ जो मुआहदे किए उनमें हमें कितनी उसमें सपोर्ट मिली। लेकिन अगर हम इस तमाम सपोर्ट के बावजूद, मुझे अभी 2 दिन पहले अपना जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जिस मुल्क में सिक्योरिटी का इशू बनेगा, अब सिक्योरिटी का इशू किसने बनाया इस मुल्क में?
आज की जो रिपोर्ट आपने अगर शायद देखी है कि नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि 5 से 6 हजार दहशतगर्द हैं टीटीपी के, जिनको सपोर्ट कर रही है काबिल हुकूमत। उनकी वो कहाँ पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है। और वो वही है। उनके लोग कहाँ पे आबाद हैं? उनके लोग आबाद हैं पाकिस्तान में, लाके कर दिए। अब वो लोग जब पाकिस्तान में आबाद कर दिए, आपने ब्लैकमेल किया, आपने पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ब्लैकमेल किया, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने ब्लैकमेल किया। अब वो असरात आप जब केपी से आगे बढ़ा के, फजलुर रहमान साहब ने 4 दिन पहले उन्होंने क्या कहा, बहुत ही अलार्मिंग उन्होंने बात कर दी। और उस अलार्मिंग बात के बाद ये कभी सोचना चाहिए कि अगर आप गैर मुल्की दहशतगर्दों को ला के अपने मुल्क में आबाद करेंगे और उनके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल सिस्टम को आप ब्लैकमेल करेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? रियासत कमजोर होगी। आप रियासत को कमजोर करके किसको खुश करना चाहते हैं? आप किसी ऐसी रियासत पर लेकिन हुक्मरानी फारूकी साहब कैसे ये करेंगे? देखें, अगर माजी की बात करें तो इस तरह से पहले पीटीआई को, अगर हम सजू साहब यहाँ आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, कि ये जो बातें खालिद फारूकी साहब कह रहे हैं कि उन जिस तरह उन्होंने बयान दी और आप लोगों ने भी इस पर खदशा जाहिर किया है, लेकिन अगर उनका माजी देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने धरना दिया और वो उठने से इनकार कर दिया, दोस्त मुल्क के सदर आ रहे थे, उन्होंने कहा जी हम नहीं उठेंगे, और वो चीज़ें डिले हो गई। इसी तरह से फिर उन्होंने जब उनकी हुकूमत गई, बल्कि अपनी हुकूमत के दौरान भी और हुकूमत जाने के बाद ही मुसलसल बहरान पे बहरान पैदा करने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ अगर जहन में रखें तो फिर ये खदशा लगता है, इस पर बाकायदा इसमें वजन दिखाई देता है कि पीटीआई ने माजी से सबक नहीं सीखा अभी तक। नहीं, लग तो यही रहा है। ये जो फारूकी साहब ने बात की, उन्होंने इस फैसले को, ज़ाहिर है उनके हक में फैसला है, सियासी मकासद के लिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वो तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन उन्होंने एक बयानिया इस पर बनाना है जिससे मज़ीद इंतशार फैलेगा। और ना सिर्फ ये फैसला, मज़ीद उस पर शुबहात उन्हीं की वजह से, इनकी गुफ्तगू की, इनके बयानिया की वजह से, ये आप देखिएगा कि ये खुद ही इसके ऊपर शुबहात जो है, शकूक जो है वो पैदा करेंगे और अजीबो गरीब किस्म की अभी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी जो बात है 5-6 हज़ार अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का जिक्र किया फारूकी साहब ने, ये वही 5-6 हज़ार है जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने, जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने जो फरमाया था कि 40 हज़ार बंदे हैं, उनमें से 4-5 मिलिटेंट हैं, तो वो हमने पाकिस्तान में वापस लाने हैं। ये वही लेकर आए, लाने नहीं, लेकर आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो कह गए थे भाई साहब वो कर गए हैं, और इंतशार जो है वो फैला हुआ है। और वो ज़ाहिर है वो जो अगर मिलिटेंट हैं तो उनकी जो हरकत सकनात और उनके जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो उसी तरह है। और दूसरी जो बात फारूकी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ अभी तफसीली फैसले का जी इंतज़ार करना चाहिए। उसमें बात यह है कि अभी जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, जो हुक्म है, वो यही रहना है। उसमें सिर्फ उन्होंने रीजनिंग देनी है, वजूहात बयान करनी है कि हमने ये हुक्म क्यों जारी किया अच्छा, है। नजर सानी की जो अपील आप बात कर रहे हैं, नजर सानी की दरख्वास्त जो दी जा सकती है, वो तफसीली फैसले के बाद दी जा सकती है? नहीं, वो अब भी दे सकते हैं। जो देखो ना, मसला ये है कि वो ये कह सकते हैं जनाब 51 और जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है, और फिर उसमें मखसूस नशिस्तें भी आ जाती हैं, और 106 जो सवाई कि उसकी जो इबारत है वो सादा सी इबारत है, उसके मुताबिक तशरीह नहीं है। और फिर ये जो कानून है हमारा ये कहता है कि जनाब उससे सिंबल जो है वो फ्रीज किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता इलेक्शन में, जिसने इलेक्शन नहीं करवाए, ये कानूनी बात है। और दूसरी जो बात हमारे वज़ीर कानून ने की है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात उन्होंने की है इसमें। अच्छा, इससे मिलती जुलती जो बात है, जो इनके सेनेटर हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनके तो हक में है, लेकिन उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जनाब हमारी तवक्को से ज़्यादा बेहतर फैसला आया है। उनसे एंकर ने पूछा कि जनाब आपकी तवक्को के मुताबिक है? उन्होंने कहा हमारी तवक्को से बेहतर फैसला है, एक बात की। और उन्होंने कहा जनाब जो इलेक्शन, हम ये समझते थे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी, लेकिन उन्होंने पीटीआई को दे दी। एक उन्होंने ये बात की, यानी वो भी ये बात कर रहे हैं इनके सेनेटर, क्योंकि वो कानूनदान है, कानूनदान के बेटे हैं, बैरिस्टर हैं खुद भी, अली ज़फ़र साहब के साहब ज़ादे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात वो कर रहे हैं एसएम ज़फ़र के साहब ज़ादे हैं, खुद उनका नाम बैरिस्टर अली ज़फ़र। एसएम ज़फ़र के
साहबजादे हैं। अच्छा, मैं आपको नहीं, एक छोटा सा नुक्ता बता दूं। देखिए इसमें नहीं, एक मिनट, मुझे बात में मेरी 1 मिनट की बात हाँ, है, 1 मिनट की बात है सिर्फ। उसने ये कहा जो जो इलेक्शन कमीशन की गलतियां थी और जो हमारी गलतियां हैं, जो हमसे गलतियां हुई, जी जी, यानी ये इलेक्शन ना करवाना और फिर जो कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाना, कभी उधर चले जाना, कभी नजरियाती का टिकट जमा करवा देना, कभी डिक्लेरेशन कोई और दे देना, कभी और डिक्लेरेशन दे देना, ये सारी हमारी गलतियां जो हैं ये वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दी। दुरुस्त करते हैं। पांच आप कुछ कह रहे थे खालिद? दो बातें मैं कहने लगा हूँ। हम 2 लोग हैं, जी जी, मेरा भी आईडी कार्ड है, आपका भी आईडी कार्ड जी, है, हम जी। वोट भी देना चाहते हैं, हम पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए, हमने वहां जाके वोट नहीं डाला, तो मेरा हक कैसे बन गया? देखिए ना, एक सिंपल सी एक बात पूछी जा सकती है ना, आप बहैसियत एक शहरी तो पूछ सकते हैं कि जनाब मेरा वोट बनता है, मैंने देना था, लेकिन मैंने अगर वोट डाला ही नहीं तो फिर मैं कैसे कहूँ इसको काउंट किया जाए? नंबर 1। नंबर 2, ये जो नजरसानी वाला मामला है ना, बेसिकली मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसमें वो लोग जाएंगे, अगर गए, जो लोग डी सीट हुए हैं, जो लोग इस वक्त डी सीट हुए यानी मुअत्तल हुए, हक तो उनका बन गया। वो लोग जो हैं उनके पास डायरेक्ट इस बात का हक उनका बन गया कि वो नजरसानी के लिए जाए कि भाई आपने हमें डी सीट किस तरह से किया, हमें सुना ही नहीं किया। ये हमें सुना ही नहीं किया। अच्छा, जब मैं उनको तो नहीं खैर सुना चले, गया ये तो तो वो इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, वो जब जाएंगे तब उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा था इमदाद सुमरू साहब कि एक इंतशारी सियासत है जिसको हमने भी डिस्कस किया है, और इस इंतशारी माहौल के अंदर भी जो लोग पॉजिटिव सियासत करते हैं वो अपना पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पंजाब हुकूमत जो है मेहनत कशों के लिए मुफ्त फ्लैट्स देगी और उसके हवाले से बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं लोग, जैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा ये कर रही हैं और बहुत सारे इनके इकदाम हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहे तो सर उसके लिए बहुत स्पेस मौजूद है। देखिए, हुकूमतें आती क्यों है, लोग वोट क्यों देते हैं? लोग अपने मसाइल के हल करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, तनख्वाहें बेहतर हों, रोज़गार हो, ये लोग ये चाहते हैं ना, तो हुकूमतें आती इसलिए। मसला ये है कि जो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं, उन्होंने कल अपना वो मोटरसाइकिलें तकसीम की, आसान जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाइक्स, वो उन्होंने तकसीम की। उससे पहले भी वो हेल्थ के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दे चुकी हुई हैं और नज़र आ रहा है काम होता हुआ। लेकिन ये सब जो ये तूफ़ान मचा हुआ है ना सियासी और अदालतों के अंदर जो सियासी मामला जा रहे हैं, ये सारा कुछ उसके नीचे दब जाता है। लोग उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करते कि हुकूमतों की गवर्नेंस क्या है। आप देखें ना, KPK वाले साहब जो हैं वो अपना काम करने के बजाय वो करते ये हैं कि वो तड़ियाँ लगाते हैं, कभी वफाक को, कभी गवर्नर को, कभी किसी को। वो अपना काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जहाँ काम हो रहा होता है उस काम को इस तरह के हथकंडों के ज़रिए, कभी पार्लियामेंट में शोर मचाकर, कभी अदालतों में जाकर उसको वो जो है ना दबाने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब हो, सिंध हो, वहाँ पर हुकूमतें काम करी। इवन बलोचिस्तान, मतलब बलोचिस्तान में आपको पहली बार बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है कि एक मुतहरिक हुकूमत काम, मुतहरिक हुकूमत, बिल्कुल ये हुकूमतें काम कर रही हैं। एक हुकूमत है KPK की, वो इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो इनके एजेंडे के ऊपर है। तो जो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं उसमें गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है काम करने की, लेकिन उन्होंने आगाज़ कर लिया है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आ रही है। ज़रूरत तो ज़ाहिर इस चीज़ की है मुल्क को, लेकिन अब आप देखें इसको, वो जो इंतशारी सियासत है आपको नज़र आएगी कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसी फैसले को बुनियाद बना के मुल्क में एक नया गैर यकीनी का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। अदालत को मुतनाज़ा कर देंगे, देख लीजिएगा आप। अच्छा, इस फैसले को मुतनाज़ा कर देंगे। अच्छा, नहीं, वो फैसले को मुतनाज़ा करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सवाल सैयद साहब आपसे ये है कि अगर एक फरीक, देखिए सियासत में कम से कम 2 फरीक तो होते हैं ना, किसी भी इशू पर 2 फरीक तो होते हैं। अब अगर एक फरीक सियासत करेगा, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया कि हम सियासत करेंगे, तो जो दूसरा फरीक है वो भी तो सियासत ही करने आए हुए हैं ना, वो कोई यहाँ पर बैठ के सिर्फ देखने थोड़ी आए हुए हैं। दूसरा फरीक सियासत कर रहा है, वो कर रहे हैं पॉजिटिव, जी जी, मुस्बत सियासत जो है वो कर रहे हैं। उनका काम है जनाब हम तरक्याती काम करेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। जैसे पंजाब हुकूमत की बात की है, इसी तरह वफाक में बहुत सारे मनसूबे हैं। अभी आज़रबाईजान के सदर आए हुए थे, आपने महदों की खुद ही बात की है, वहाँ तरक्याती काम, 200 यूनिट वाला जो वज़ीर आज़म साहब ने 50 करोड़ रुपए वो बिजली के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये। और दूसरी तरफ उनका काम, जब वो हुकूमत में थे ना, उस वक्त भी उनकी जो सरगर्मियाँ थी नहीं छोड़ूंगा, उससे नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ूंगा,
और जो उसके जो उनके सारे प्रोजेक्ट्स निकाल लें और जो उनसे पहले जारी प्रोजेक्ट्स थे उनके साथ उन्होंने जो सलूक किया सीपैक समेत, जी जी वो आपके सामने देख लें, आप तो समझ आ जाएगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो अगर उसके लेवल पे उतर के आके करेंगे ना दूसरी तरफ जो सियासतदान आप बात कर रहे हैं, जी जी, तो फिर तो इंतशार लड़ाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वो जो जनाब वो डांगे निकल आएंगी। नहीं वो देखिए- बहरहाल वो जो भी वो करना चाहें वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर मैं ये बात करूंगा कि जो लोग मुस्बत सियासत करना चाहते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं वो करें। अभी सर- आप देखें सर- हमारे मौजूदा वजीर आजम जो हैं उनकी पहले भी हुकूमत रही है, उनके दौर के अंदर जो हमारी आलमी तन्हाई थी उसको जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई उसमें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और अब जो हुकूमत का सेटअप है उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए यहाँ पर आज़रबाईजान के सदर आए और यहाँ पर 15 मुआहदे खालिद फरूकी साहब किए गए हैं, तो जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी स्पेस है। नहीं देखिए, आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ना, ये बड़े मिसाली हैं, और 2 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं, मुसलमान मुल्क जो हैं, जो आज़रबाईजान के बहुत ही करीबी दोस्त समझे जाते हैं। जो आज़रबाईजान की जंग हुई पिछले दिनों आर्मीनिया के साथ, उसमें उनकी जो घरों की खिड़कियां थीं उसके अंदर 3 झंडे लहराते थे, एक पाकिस्तान का, एक तुर्की का और एक आज़रबाईजान का। जी जी, तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत दोनों मुल्कों के दरमियान ये है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात इसमें जो हुई वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर जिस बात पे हर जगह पे जोर दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी चाहिए। तो सरमायाकारी जो जैसे आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वहाँ से $2 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में मुमकिन है। अगर मैं समझता हूँ कि इसका 50% भी हो जाता है तो हमारी अचीवमेंट है। अच्छा, और इस अचीवमेंट के साथ साथ हमें फ़ायदा इसका सबसे बड़ा ये होगा कि पाकिस्तान में हमें पता चलेगा कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है। सो आज़रबाईजान पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी करता है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद इकदाम होगा। साथ जो मुआहदे हुए हैं, जी जी, मुआहदों में तजारत मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है। उसमें तवानाई जो है ये इसमें बड़ी बुनियादी चीज़ है। ये जो मुआहदे पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान अगर 15 जो मुफाहमत की याददाश्तें और मुआहदे हुए हैं, इनमें से मैं कहता हूँ कि 50% पर भी काम हो जाए। मुझे वैसे में आपकी देखें ना, हम सारी अच्छी सारी बातें करते हैं, कभी हम तनकीदी जायज़ा लेते हैं। तनकीदी जायज़ा ये है कि पाकिस्तानी हुकाम कहाँ खड़े होते हैं, वो अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं करते। चाइना के साथ सीपैक वाला मुआहदा है ना, सीपैक में भी कहीं अगर खामी नज़र आती है तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, जनाब आपने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर खुद भी अपनी टीम को ये कहते रहे कि जनाब आप अपना काम क्यों नहीं करते। इसी तरह आज़रबाईजान ही नहीं महज और दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहां हम चाहें तो अपनी थोड़ी सी कारकर्दगी को बेहतर बनाकर हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान आज़रबाईजान को कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दे जो कि इस वक्त उनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हम सिर्फ दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात रखते, ताल्लुकात बुनियादी तौर पर जिनको मैं मानता हूँ वो मैं मानता हूँ अवाम की सतह पर। जी जी, अगर आप जितने ज़्यादा ताल्लुकात पब्लिक लेवल पे बनाएंगे वो उतना फ़ायदा होगा। मुझे आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट का ये जो दौरा है इससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए एक नया कॉरिडोर जो है, नया कॉरिडोर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन यह है कि वो कॉरिडोर जो हमारे लिए पहले से ओपन है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। अगर हम ये मुआहदे भी करें, अगर हम अपनी तजारत को बढ़ाएं, अगर हम तवानाई के मसाइल उनके साथ मिलकर हल करें, अगर हम बाकी वो मामलात जिनमें हम छोटी मोटी तजारत भी कर सकते हैं, अगर हम उसमें तजारत करने में कामयाब हों तो यकीनी तौर पे इसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और जो लोग भी इंतशारी सियासत करना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। मौजूदा हुकूमत, उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो बहुत पॉजिटिवली पाकिस्तान को लेकर आगे चल रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।